तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्मी क्लर्क टीए 2024 के एग्ज़ाम आने वाले हैं। सभी लोगों को कंफर्म हो गया है कि भैया इसकी कितनी डेट दी हुई है। 12 जनवरी 2025 इसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है हमारे पास में। तो बेटा आप टारगेट करके स्टडी करेंगे, ध्यान रखेंगे, एक टारगेट अब आपको मिल गया है। बहुत ही कम दिन हमारे पास में बचे हुए हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपके सामने हाजिर होते हैं एक नया पेपर सेट लेकर, जिसके अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, उनके लेवल को देखते हैं। बेटा जो भी पेपर सेट मैं दे रहा हूँ वो सारा का सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जैसे एग्ज़ाम के अंदर मार्किंग की गई है, जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, जिस पैटर्न पे उन लोगों ने पिछले 10 साल में पूछा है, वही पैटर्न हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने वीडियो में इधर उधर की फालतू बकवास नहीं करता हूँ। मैं सीधा सीधा एग्ज़ाम से रिलेटेड और एग्ज़ाम के कंसेप्ट पे बात करता हूँ। आज सेट नंबर 8 को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं सेट नंबर 8 को, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, लाइट भी चली गई है आज, तो बैटरी बैकअप भी कम है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम प्रयास जारी रखेंगे। देखिए, इट इज़ बिलीव दैट द आर्यभट्टा वाज बोर्न इन 476 एडी एट द कुसुमपुर बिहार। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ है, 476 एडी में कुसुमपुर बिहार में हुआ है। ही वाज द वर्ज एंड इंटेलिजेंट पर्सन। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और बुद्धिमान व्यक्ति थे। एंड ही हैड मैनी डिसिपल्स, और उनके कई सारे चेले हुए। वरहमवीर वाज वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस डिसिपल। वरहमवीर उनके सभी चेलों में से, सभी स्टूडेंट में से एक बहुत फेमस थे, वराहमिहिर। when he was 23 ईयर ओल्ड, जब वो 23 वर्ष के थे, ही रोट अ बुक कॉल्ड आर्यभट्टिया। जब वो 23 वर्ष के थे तो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टा। ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एट नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरा किया था। ही वाज आल्सो वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, और वो यूनिवर्सिटी के क्या थे, वाइस चांसलर थे। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द आर्यभट्टा, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। आर्यभट्टा के सिद्धांत पर और इन्फ्लुएंस बाय हिम, और उनसे प्रभावित होकर, भास्कर रोट अ बुक, भास्कर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था टीका। आर्यभट्ट के लिए उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था, टीका, भास्कर ने। ही रोट मैनी अदर बुक्स, उन्होंने कई सारी बुकें लिखी थी, लाइक महाभास्कर्या, लघु भास्कर्या, भाष्य, ये सब भास्कर ने लिखी थी। आर्यभट्टा वाज द ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडियन एंशियंट। बोला गया है इतिहास के सबसे महान जो है साइंटिस्टों में से वो ये एक थे। ही मेड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट ओनली टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, ना केवल मैथ्स की फील्ड में उन्होंने अपना योगदान दिया, बट आल्सो टू एस्ट्रोनॉमी, उन्होंने खगोल शास्त्र में भी अपना योगदान दिया था। ही इट वाज ही हु टोल्ड अस दैट द ट्रुथ रोटेशन दैट टोल्ड अस द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, उन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन करती है। बट आल्सो दिस आल्सो रिप्रेजेंट द पाई वैल्यू मोर एक्यूरेटली, और इसके अलावा उन्होंने पाई की वैल्यू भी बिल्कुल सही सटीक बताई थी। इन मॉडर्न मैथमेटिक्स, अगर आप वर्तमान मैथमेटिक्स में देखें, द पाई वैल्यू इज कंसिडर्ड टू अप्रोक्सीमेट 3.14159। ही आल्सो डिस्कवर्ड जीरो, और जीरो का आविष्कार भी उन्होंने ही किया था। तो चलिए प्रश्न से देखते हैं। पहला वाला प्रश्न आप सही करिए, मैं थोड़ा सा इसका लाइट सेटअप ठीक कर दूँ। लाइट चलिए। चलिए मैं देख लेता हूँ सारी चीज़ें ओके है कि नहीं है। ये बेटा इज ओके, गोइंग ऑन। देखिए, तो आप पहले वाले क्वेश्चन की तरफ पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है, द बुक आर्य भाटिया वाज रिटन बाय आर्यभट्ट व्हेन ही वाज। आर्य भाटिया जो किताब थी, जब आर्यभट्ट ने लिखी थी, वो जब कितने वर्ष की आयु में लिखी थी उन्होंने, इसमें केवल एक ही आयु आई है, 23 वर्ष, 23 ईयर ओल्ड, यही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल।
चलिए आगे आते हैं। इन मॉडर्न मैथमेटिक्स व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या बताई गई है इसमें 3.14159। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया भैया आपसे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऊपर आइए, हु वाज द मोस्ट फेमस डिसिपल ऑफ आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के फेमस डिसिपल कौन थे, कौन मुख्य चेले थे भैया, सबसे ज़्यादा किसका नाम आता है, पहला ही नाम आया था वराहा मिहिर, ये इनके फेमस चेले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए, नंबर 4 पर। विच बुक वाज रिटन बाय आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी। तो देखिए महाभास्कर ये भास्कर ने लिखी थी, लघु भास्कर ये भी भास्कर ने लिखी थी, भाष्य ये भी भास्कर ने लिखी। तो इनमें से कोई भी किताब नहीं है जो उन्होंने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर। आगे आ जाइए अगले प्रश्न पर, एंटोनिम बताना है आपको। वर्ड दिया हुआ है वर्स्ट। अच्छा वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है। स्किल्ड का मतलब क्या होता है, निपुण होना, काफ़ी ज़्यादा क्या है, निपुण है। पुअर का मतलब होता है गरीब, ये गरीब। एड्रॉइड का मतलब होता है कि जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा तेज हो, फास्ट स्किल हो, जिसकी स्किल मतलब काफ़ी ज़्यादा। एड्रॉइड इजिकल्स टू एंड्रॉइड। एंड्रॉइड क्या होता है, स्मार्ट होता है ना, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, एंड्रॉइड, स्मार्ट। अनस्किल्ड का मतलब क्या होता है, जो निपुण ना हो, जो निपुण ना हो, निपुण। और गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। अभी आपको क्या चाहिए जल्दी बताइए, इसका आंसर करते समय क्या करोगे आप, वो ऊपर स्किल्ड है तो ये क्या हो जाएगा, अनस्किल्ड। आंसर हो जाएगा सी फॉर। ठीक है जवानों, देखो मेरी कोशिश ये है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूं, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ा फास्ट रहेगी, आप लोग मेरी स्पीड को मैच करें। इट इज़ सैड दैट, ऐसा इज सैड दैट, ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि दैट इन आवर कंट्री आफ्टर कंट्री प्रोग्रेस शुड बिकम द सिनोनिमस विद एन असॉल्ट ऑफ नेचर। ये काफ़ी दुख की बात है कि आज हमारी कंट्री प्रोग्रेस तो करती जा रही है, तरक्की करती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रकृति को नुकसान पहुंचाती जा रही है। वी हु आर अ पार्ट ऑफ नेचर, जो हम लोग नेचर का पार्ट है, एंड डिपेंडेड ऑन हर फॉर एवरी नीड, और हम प्रकृति पर ही हर चीज़ के लिए निर्भर हैं, स्पीक कॉन्स्टेंटली अबाउट द एक्सप्लॉइटिंग नेचर। और हम लोग नेचर को लगातार क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, प्रकृति को नुकसान। When the highest mountain in the world was climbed in 1953, जब 1953 में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत फतेह किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टेड टू द फ्रेज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द एवरेस्ट विच ही थॉट दैट वाज एरोगेंट। देखिए उस समय उन्होंने बोला था कि एवरेस्ट का जो फतेह किया गया है वो उनके गुस्से का, उन्होंने ये बताया था, थॉट वाज एरोगेंट, उन्होंने बोला था, जो जो एरोगेंट का मतलब क्या था, घमंड, है ना, एरोगेंट का मतलब क्या होता है, घमंड। एंड इट इज़ सरप्राइजिंग, ये काफ़ी सरप्राइज की बात है दैट दिस लेक ऑफ कंसिडरेशन एंड कांस्टेंट नीड टू प्रूव वन सुपीरियरिटी शुड बी ऑब्जेक्टेड ऑन टू अदर ट्रीटमेंट ऑफ द फेलो मैन। देखिए क्या होता है कि ऐसा बोला गया पहले, इससे पहले किसी ने जो फतेह नहीं किया था एवरेस्ट को, जैसे ही एवरेस्ट को फतेह किया गया तो उसके बाद में कई लोगों ने उनको फतेह करना चालू कर दिया, कई लोग एवरेस्ट पे चढ़े और अभी तक ना जाने कितने लोग चढ़ चुके हैं। यानी पहले किसी ने नहीं किया था, जब कोई कर लेता है तो बाकी लोग भी उस काम को कर लेते हैं। एक ज़रूरी चीज़ और, प्रकृति का नुकसान भी करते जा रहे हैं साथ साथ में। देखिए अभी आएगा, आई रिमेंबर एडवर्ड थॉमसन, a British writer and a good friend of India, once telling Mr. Gandhi that wildlife was the fastest subject। देखिए थोड़ा सा मैं साइड हट जाता हूँ। एडवर्ड थॉमसन नाम के एक ब्रिटिश राइटर थे जो भारत के एक अच्छे दोस्त भी थे, और उन्होंने एक बार गांधी जी से बोला कि गांधी जी को बोला कि वाइल्ड लाइफ बहुत तेजी से, यानी जंगल का जीवन है, तेजी से समाप्त होता जा रहा है। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, इसे देख पाए। ऑन रिमार्क मिस्टर गांधी, इट इज डिक्रीजिंग इन द जंगल बट इट इज इंक्रीजिंग द टाउन। गांधी जी ने बोला कि जंगल का तो नष्ट हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में क्या हो रहा है, शहरों का भी विकास हो रहा है। ऑन द वन हैंड रिच बुक आस्केंस एट आवर कंटिन्यूटी पॉवर्टी, ऑन द अदर हैंड दे वार्न अस अगेंस्ट देयर ओन मेथड। देखिए लोग अमीर तो होते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में क्या कर रहे हैं, गरीबी की तरफ पे भी बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान कर ही रहे हैं। वी डू नॉट विश टू इम्प्रोवाइज द एनवायरमेंट एनी फर्दर एंड येट वी कैन नॉट फॉरगेट द ग्रीन पॉवर्टी ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ। देखिए हम प्रकृति में, हम लोग प्रकृति के अंदर तो नुकसान करते जा रहे हैं, हम लोग उसका सुधार तो कर नहीं रहे हैं, और फिर भी वी कैन नॉट फॉरगेट द ग्रीन पॉवर्टी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल।
हमको लोगों के अंदर जो गरीबी है उसको भी नहीं भूलना चाहिए। आर नॉट पॉवर्टी एंड नीड द ग्रेट पॉलिटर्स। बोला गया है क्या हमें गरीबों की आवश्यकता है, क्या हमें ग्रेट पॉलिटर्स की आवश्यकता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, अनलेस वी आर इन पोजिशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट और परचेजिंग पावर फॉर द डेली नेसेसिटी ऑफ द ट्राइबल पीपल एंड दोज हु लिव्स इन एंड अराउंड द जंगल, we cannot prevent them from combing the forest for food, livelihood, from poaching and from despoiling the vegetation। देखिए कुल मिला के दो पार्ट है। पहले पार्ट में गांधी जी पहले ये बात बोली जा रही है कि प्रकृति का नुकसान हो रहा है, प्रकृति को नुकसान जा रहे हैं, हम लोग नए नए शहर बनाते जा रहे हैं। दूसरी तरफ वहीं गांधी जी से पूछा गया तो उन्होंने ये बोला कि हम प्रकृति के सुधार तो नहीं कर पा रहे हैं, प्रकृति के पेड़ तो काट रहे हैं, पेड़ पौधे तो काट रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम नए नए बस्तियां भी बसा रहे हैं, लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं, लोगों को पैसा कमाने का एक नया जरिया दे रहे हैं। तो जो ट्राइबल लोग जो डेली नीड्स के लिए किस पे निर्भर थे, पेड़ पौधों पे निर्भर थे, इसके अलावा उनके पास में एक रोजगार भी उपलब्ध हो पा रहा है। चलिए अब देखिए 6 पे देख लीजिए, 6 का आंसर क्या बोला गया। एट द बिगिनिंग ऑफ द पैसेज द राइटर एक्सप्रेस हर ओपिनियन दैट द मैनी कंट्रीज प्रोग्रेस इन सिनोनिमसली विद। भैया इनने पैसेज की शुरुआत में राइटर ने ये बोला है कि कई सारी तरक्की, कई सारे देश क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं, अटमोस्ट केयर ऑफ नेचर फॉर नेचर, वो क्या कर रहे हैं, नेचर पे बहुत ध्यान रख रहे हैं, प्रकृति का बहुत गुणगान कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल। इन द पैसेज टर्म एक्सप्लॉइटिंग नेचर। एक्सप्लॉइटिंग का मतलब क्या होता है ये बताना है। एक्सप्लॉइटिंग का मतलब होता है बेटा किसी का शोषण करना। क्या करना, किसी का शोषण करना। ग्रीड ऑफ मैन, व्यक्ति का लालच, ये नहीं है। डिस्ट्रक्टिव अर्ज ऑफ मैन, किसी चीज को बहुत ज्यादा नुकसान करते जाना, ये भी नहीं हो जाएगा। सरकैज्म का मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी का क्या करना, मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। ग्रेटफुलनेस, पछतावा करना, पछतावा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं प्रकृति का। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा, बाकी नहीं होना चाहिए। नंबर 8 पर आइए। नेहरू ऑब्जेक्टेड टू द फ्रेज कॉन्क्वेस्ट ऑफ एवरेस्ट सिंस। नेहरू जी ने एक फ्रेज दिया था कॉन्क्वेस्ट ऑफ एवरेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है खोज करना किसी चीज की, उस पर विजय हासिल कर ले। ठीक है, तो खोज की, एवरेस्ट की खोज की है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में क्या बोला गया है। एवरेस्ट इज अनकॉन्करेबल, एवरेस्ट को जीता नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। इट डिपिक्ट्स एवरेस्ट एज विक्टिम, उसने ये बताया कि एवरेस्ट क्या है, एक विक्टिम है, नहीं ये नहीं था। इट कैरीज वार लाइक कॉनिटेशन, नहीं। इट साउंड पॉम्पस एंड बोस्टफुल। पॉम्पस और बोस्टफुल का मतलब क्या होता है, बहुत लंबी लंबी फेंकना, अहंकार में आके बातें करना, आडंबर पूर्ण बातें करना। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फाइनल आंसर। 9 पर आ जाइए। गांधी जी स्टेटमेंट, इट इज डिक्रीजिंग इन द जंगल बट इट इज इंक्रीजिंग इन द टाउन। बोला गया है जंगल तो कम हो रहे हैं लेकिन शहर बढ़ रहे हैं। इस स्टेटमेंट से हमको क्या पता चलता है गांधी जी। देखिए जंगल घट रहे हैं और शहर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों को कार्य कुछ ना कुछ काम मिल रहा है, लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें उनको अच्छी देखने को मिल रही हैं। तो देखिए इसमें क्या पता चलता है, जंगल घट रहे हैं और शहर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मानव ने क्या किया है, जानवरों को मारकर अपने निजी हितों को पूरा किया है, पेड़ पौधों को काटकर। यानी मानव क्या हो गया है, सेल्फिश हो गया है, मतलबी हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल, अपने मतलब को दर्शाया उन्होंने। 10 पर आ जाइए। द राइटर इज ऑफ ओपिनियन दैट ट्राइबल पीपल कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉम्बिंग फॉरेस्ट फॉर फूड। देखिए बोला गया है, राइटर ये कहते हैं, राइटरों का ये विचार है, द ट्राइबल पीपल कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉम्बिंग फॉरेस्ट फॉर फूड। ट्राइबल जो पीपल है उनको रोका जा सकता है कि वो जंगलों में भोजन की तलाश में ना जाएं। तो कैसे रोका जा सकता है, अगर उनको हम रोजगार दे देंगे तो वो जंगल में जाएंगे नहीं, पेड़ों को नहीं काटेंगे, प्रकृति को बचा के रखेंगे। तो ऐसी स्थिति कब होगी, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, भाई उनको एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए, ठीक है, ये बात ठीक है, ओके है। परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए उनकी, ठीक है, खरीद की। बाय डेटरिंग देम फ्रॉम पॉचिंग एंड डिस्पॉइलिंग वेजिटेशन, उनको रोक लगाएं कि जिससे वो शिकार ना करें और वेजिटेशन को नुकसान ना। ये तो सारी, लेकिन प्रॉपर बात देखते हैं। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट वाली बात सही थी, वो यहाँ पर दी गई है, ठीक है। एक परचेजिंग पावर वाली बात सही थी, ये यहाँ पे दी गई है। तो यही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए के अंदर दोनों पॉइंट समाहित हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर आप देखें, अगर मैं देखूँ ध्यान से,
देखिए ये लाइन आ रही है, इधर पे आ रहा है पूरा का पूरा जो हम कहना चाहते हैं। देखिए अनलेस वी आर इन पोजीशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड परचेजिंग पावर फॉर द डेली नेसेसरी फॉर द ट्राइबल पीपल, हम जब तक शिकार को और या पेड़ पौधों को कटने से नहीं रोक सकते हैं, जब तक हम लोगों को रोजगार नहीं दे दें जिससे अपनी वो दैनिक ज़रूरतों को पूरा कर लें। ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल। 11 पर आ जाइए, 11 क्या बोल रहा है। 11 में देखेंगे आप ध्यान से, स्पॉटिंग एरर का है, और कभी भी ध्यान रखिए सेंटेंस की शुरुआत में नीदर ऑफ आ जाए, इसके बाद में हमेशा बात याद रखेंगे वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो नीदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। अब एक प्रॉब्लम है बेटा, यहाँ कुड तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों ही होता है, तो यहाँ पे तो अब ये तो एरर नहीं रहा। अब और समझिए नीदर के बारे में। नीदर का जो यूज होता है वो किया जाता है ओनली 2 पर्सन्स, जबकि नन का जो यूज होता है वो मिनिमम 3, 4, 5, 6 और अनलिमिटेड नंबर के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 मतलब 2 से ज़्यादा हो गया। जब काउंटिंग 2 से ज़्यादा आ जाती है तब नीदर का यूज़ नहीं करेंगे, आप किसका यूज़ करेंगे, नन का। किसका यूज़ करेंगे, नन का। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वैक्सेशन एंड एंजाइटी वर मोर देन ही कुड बियर। देखिए बार बार एक ही तरह का फॉर्मूला आ रहा है, इसको तैयार रखेंगे आप। कभी भी दा आ जाए, फिर नाउन 1 आ जाए, फिर ऑफ आ जाए और फिर नाउन 2 आ जाए, ऐसी स्थिति में जो वर्ब है इसके अकॉर्डिंग आती है नाउन 1 के अकॉर्डिंग आती है, नाउन 1 के अकॉर्डिंग। देखो सर दा आ रहा है, ये रहा नाउन 1। सर ऑफ आ रहा है, ऑफ के बाद में जितनी भी ये परिस्थितियां हैं ये सब किसको दर्शा रही हैं, नाउन 2 को दर्शा। आपको नाउन 1 के अकॉर्डिंग लगाना है। नाउन 1 में क्या है, स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। वर्ब को हटा दीजिए, वर्ब की जगह पर आपको यूज करना पड़ेगा वाज, सिंगुलर वर्ब है। क्यों आएगी सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट भी सिंगुलर है हमारे पास। आंसर कौन सा टिक करोगे, ऑप्शन। क्लियर। चलिए 13 पर आइए। 13 में क्या बोला गया है और 13 को कैसे सॉल्व करना है इसको जान लीजिए। पहले तो उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। कभी भी एवरीबॉडी आए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगी, और प्रोनाउन के रूप में प्रोनाउन अगर आएगा तो ही, हिम, हिज, ये आता है। तो एवरीबॉडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज। देखिए एवरीबॉडी के साथ में सिंगुलर वर्ब आ रही है, दिया गया सेंटेंस यहाँ तो ठीक है। देयर अप्स एंड डाउन, देयर, देयर क्या है बेटा, प्रोनाउन है जो कि गलत है। देखिए देयर का कैसे बनता है, दे, देम, देयर। देयर कौन से नंबर पर है, 3rd नंबर पर है। देयर कौन से नंबर पर, 3rd नंबर पर है। और हिज कौन से नंबर पे, ये भी 3rd नंबर पे। इसलिए देयर को काट के बेटा क्या करोगे, आप हिज करोगे, क्योंकि एवरीबॉडी के साथ में हमेशा प्रोनाउन क्या आता है, हिज। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल। तो समझ में आया बेटा, आ रहा है समझ में। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बढ़े अब आगे की तरफ जवानों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्क। हम तरक्की नहीं कर सकते अगर हम लगातार कार्य करते रहेंगे। वी कंटिन्यू वर्किंग डैश दिस कंडीशन, अगर हम इन परिस्थितियों में काम करते रहेंगे। तो देखिए अगर आप किसी परिस्थिति के अंदर होकर करते हो तो अंडर द कंडीशन। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल। क्लियर। कीप योर डॉग डैश द फ्लावर बेड्स में डैमेज द फ्लावर। अपने डॉग को फूलों के बेड से दूर रखें, ये फूलों से दूर रखें, फूलों की क्यारियों से दूर रखें, ये उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दूर रखना, किसी चीज़ को अगर हम किसी से अलग कर देते हैं, अलगाव का भाव हो, दूर करना हो, तो ऑफ आता है। ठीक है, OFF। ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, और 16 क्या कह रहा है, लिखा हुआ है डैश अ मोमेंट ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड फॉर नो स्टॉकिंग्स हंग फ्रॉम द फायर प्लेस। तो अब बेटा यहाँ पर क्या बोलेंगे, किसी मूवमेंट के लिए हम बोलते हैं थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर सुनिए, है ना। तो क्या बोलते हैं, फॉर अ मोमेंट। क्या बोलते हैं, फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए। अच्छा आपने ये सिंस फॉर भी पढ़ा है। फॉर किसके लिए आता है, गिनती के लिए आता है। ए का मतलब क्या हो गया, एक मिनट रुके, एक पल रुके। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल। अब देखिए एग्जाम में आर्टिकल आते हैं और आर्टिकल के 3 क्वेश्चन आते हैं। हम शुरू हो जाते हैं, देखते हैं। पहले मैं आपको आर्टिकल का बता दूं, जब भी कभी आ से लेके अंगा तक आता है तो एन आता है, वहीं हमारे पास में का से लेके ज्ञा तक आएगा तो ए का यूज़ किया।
ही हिट हिज वाइफ ऑन द हेड विद डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में किसकी आवाज आ रही है? आ की आवाज आ रही है। आप किसका यूज करेंगे? एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में आ की आवाज आ रही है ना, क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, एन अम्ब्रेला। क्लियर? देखिए बेटा, मेरी स्पीड थोड़ा फास्ट है, उसका रीज़न ये है कि आपका पेपर आने वाला है और आपको कम समय में फास्ट रिवीजन करने की ज़रूरत है। आप लोगों ने पहले से ग्रामर पढ़ा हुआ है, मैं जानता हूँ इस बात को, या नहीं भी पढ़ा तो कहीं से भी पढ़ लीजिए। आप मेरी सीरीज़ को केवल रिवीजन के तौर पे देखिए। किस तौर पे देखेंगे? रिवीजन के तौर पे देखेंगे। आई कॉट हिम बाय डैश कॉलर। मैंने उसको कॉलर से पकड़ा, तो दा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दा कॉलर। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल। क्लियर? अब देखिए, मैंने अभी आपको एक सिचुएशन बताई थी, चाइल्ड इज डैश फादर ऑफ अ मैन। नाउन वन ऑफ आ गया, फिर नाउन टू आ गया। ऐसी परिस्थिति में हमको दा का यूज करना है। बच्चा, चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन, बच्चा क्या होता है? एक आदमी का पिता होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल। क्लियर? अब अगले प्रश्न की तरफ पर आई। अब स्टोरी किसकी आ रही है? पी क्यू आर एस की आ रही है। ये थोड़ा सा कठिन होने वाला होता है, लेकिन अगर हम इसको प्रयास करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत आसान भी हो जाता है, अगर सही से सारे स्ट्रक्चर पता हो। तो देखिए, इट इज फार बेटर टू लिव फॉर शॉर्ट वाइल। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पर लिव आ गया, लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर अ शॉर्ट वाइल। अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है बेटा? एक नाउन है, एंड एक प्रपोजिशन है, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। दैट बेटा एक कंजंक्शन है। देन कंपैरिजन के लिए आ रहा है। अभी यहाँ पर अगर सिचुएशन को देखेंगे, यहाँ पर पी क्यू आर एस, अगर एक लेटर हमको मिल गया तो हम सारे के सारे लेटर बना सकते हैं। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि बेटर के बाद में हमने किसका यूज़ किया? टू का यूज़ किया, और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एंड दोबारा से आप किसका यूज़ करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे। देखो, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिव आ गई, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ रही है? मेक आ रही है। तो इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि दिया गया सेंटेंस किससे शुरू होगा? क्यू से शुरू होगा। पहला लेटर क्यू हो गया। मेक सम सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, ये पी हो गया, टू द वर्ल्ड। देन अब इसमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे तीसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस इसमें दिया हुआ है, तीसरा सेंटेंस बेटा इसके अंदर दिया हुआ है। देन चौथा सेंटेंस आ जाएगा, दैट इज जस्ट आइडल अवे इन गैस्पिंग एंड प्लेइंग। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। क्या बोल रहा है? द सैल्मन फिश पुश देम सेल्फ। सैल्मन फिश क्या करती हैं? अपने आप को ढकेलती हैं। कहाँ के लिए ढकेलती हैं? एस एस आर आर। ठीक है, या तो एस से सेंटेंस शुरू होगा या आर से सेंटेंस शुरू होगा। अच्छा, पुश्ड के साथ में एक प्रपोजिशन का यूज करते हैं, खुद को ढकेलती हैं, वो टू। इसको कहाँ पे ढकेलती हैं? पुश टू द लिमिट, अपनी लिमिट तक अपने आप को ढकेलती हैं। पहला हो गया एस। ठीक है, अब एस के बाद में आगे देखना है क्या आने वाला है। एस के बाद में देखेंगे टू लिमिट, अपनी लिमिट तक ढकेलती हैं, खुद को स्वयं को अपनी लिमिट तक बढ़ाती हैं, आगे तक बढ़ाती हैं। फिर आएगा टू रिटर्न देयर स्पॉनिंग ग्राउंड। स्पॉनिंग ग्राउंड का मतलब क्या होता है? जहां पर अंडे देना। स्पॉनिंग ग्राउंड का मतलब अंडे देने वाले। तो सैल्मन मछली क्या करती है? अपने आप को अंडे देने वाली जगह तक लेके जाती है। एस के बाद में पी आ गया। फिर आएगा एंड फर्टाइल देम, और क्या करती है? अंडों को क्या करती है? फर्टाइल देम करती हैं। बट वंस दे लेड देयर एग, जैसे ही वो अपने अंडों को दे देती हैं, दे डाइड, और वो क्या? मर जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और स्टोरी आपको बनानी है। टेक अ स्मॉल फील। फील का मतलब क्या होता है? वो ऐसे एक कुप्पी जैसा रहता है, एक ऐसी कुप्पी जैसा रहता है, कुप्पी रहती है। ठीक है। देखिए, टेक अ स्मॉल ग्लास फील, एक छोटा सा ग्लास फील ले लीजिए, और उसके बाद में क्या कर किया जाएगा उसको? उसके बाद में आप फिल इट विथ कलर्ड वाटर, और उसको कलर वाटर से भर दीजिए। यहाँ पे फील का मतलब कुछ और निकल रहा है। यहाँ पे फील का मतलब हो सकता है छोटी कटोरी हो कोई, एक छोटी कटोरी को ले लीजिए। टेक सम स्मॉल ग्लास फील, एक छोटा ग्लास ले लीजिए। फिल्ड इट विद वाटर कलर, कलर्ड वाटर, उसको एक कलर्ड पानी से भर दीजिए। फिर आएगा एस, देन स्टॉपर इज टाइटली। फिर उसको भरने के बाद में क्या करेंगे? उसके अंदर आप क्या कर दीजिए? देन स्टॉपर इट टाइटली, और उसको
उसके अंदर एक स्टॉपर लगा दीजिए और टाइटली उसको बंद कर दीजिए। टू हो गया, आर के बाद में एस हो गया, फिर क्यू। प्लेस दिस फील इनसाइड द जार, और उस फील को क्या कर दीजिए, एक जार के अंदर रख दीजिए। ठीक है। क्लोज द जार टाइटली विथ प्लास्टिक कवर, और इस बर्तन को प्लास्टिक कवर से बंद कर दीजिए। पहले एक छोटा फील अंदर रख दीजिए जार के अंदर, ये बाहर जार है, अंदर फील है, और इसको भी बंद कर दीजिए। पहले तो इसको बंद करिए, फिर इस जार को भी बंद कर दीजिए। मेक अ होल इन द कवर, और उसके बाद में उसके कवर में एक होल कर दीजिए। ठीक है। अब ये कोई साइंस का प्रैक्टिकल चल रहा था, उसमें से कुछ ले लिया है इन्होंने। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर, आर एस क्यू। चलिए जवानों, सिनोनिम बताना है आपको, समानार्थी बताना है। अपोर्शन का मतलब क्या होता है, पोर्शन का मतलब होता है हिस्सा, अपोर्शन का मतलब होता है अलग करना। क्या होता है, किसी चीज को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, अलग करना, यही इसका आंसर। डिसाइड का मतलब फैसला लेना, कट का मतलब काटना, और स्क्वेबल, स्क्वेबल का मतलब क्या होता है, किसी से अगर आर्ग्यू हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए किसी से। ठीक है, आर्ग्यूमेंट हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, फाइट हो जाए। ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल। 24 पर आइए, सिनोनिम बताना है। वर्ड है हमारे पास में जेनेरिक। जेनेरिक का मतलब होता है सामान्य या साधारण। क्या होता है, साधारण। एल्डरली सिमिलटेन सिमुलेट, ये तो नहीं होगा किसी भी स्थिति में। फ्रेश का मतलब ताज़ा, ये भी नहीं होगा। चीप का मतलब सस्ता। जनरल का मतलब होता है सामान्य, तो यही इसका आंसर। चले अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। दोस्तों एक ज़रूरी चीज़, रोजाना रात को 9 बजे मैं आपके लिए आर्मी टीए के पेपर सेट लेकर आता हूं। जैसा इंडियन गवर्नमेंट का पेपर आता वही पैटर्न मैंने आपको दिया है, इसी पैटर्न पर पेपर आता है, इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इसका कुछ लेवल मैंने हाई बनाया है, अगर पेपर हाई आएगा तो इस लेवल से ऊपर नहीं जाने वाला है। मेलोड्रेस का मतलब होता है बदबू। क्या होता है, बदबू। एक्रिड का मतलब क्या होता है, किसी का तीखा स्वाद होना। पंजेंट का मतलब भी क्या होता है, तीखा होता है। ठीक है, तीखी खुशबू। फ्रेग्रेंट का मतलब होता है खुशबू। फ्रेग्रेंट का मतलब क्या होता है, खुशबू। और अगला हमारे पास में है डेलिरस। डेलिशियस का मतलब होता है, मतलब स्वादिष्ट। क्या होता है, अभी हमारे पास में आंसर क्या है, मेल एड्रेस मतलब बदबू, बदबू का उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रेग्रेंट यानी खुशबू। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों एक ज़रूरी चीज़, आप ही वो व्यक्ति है जो अपना मुकद्दर बदल सकते हो, कोई दूसरा आकर आपकी किस्मत नहीं लिखेगा, आप ही वो व्यक्ति है जो अपनी किस्मत को बदल। दोस्तों अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जवानों, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।